नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। गोदी मीडिया और अनाथ मीडिया, ये दोनों ही मीडिया मिलकर एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, उसको धोने में लगे हुए हैं और भेड़ चाल चलती है। और भेड़ चाल चूँकि चल रही है तो वो इसलिए चल रही है कि अडानी जी मोदी जी के नज़दीकी हैं। और ये बात मैं कभी कभी महसूस करता हूँ। देखिए, मैं भी सरकार का विरोधी हूँ, मैं भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी हूँ। मेरा भी विश्वास इसमें है कि सरकार और पत्रकार दोनों के विचार नहीं मिलने चाहिए। सरकार जो करती है उसकी समीक्षा करना पत्रकार की जिम्मेदारी है। पत्रकार की जिम्मेदारी है कि सरकार के कामकाज पे नज़र रखे, उसकी लगाम खींच कर रखे, ये इसमें मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन मोदी विरोध एक अलग चीज़ है। वो एक व्यक्ति का विरोध है, एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाना है। अक्सर जो सरकार के समर्थक लोग हैं वो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी जो सरकार का विरोध कर रहा है ये मोदी विरोधी है, और ऐसा कह के वो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उनको लगता है कि इनका काम तो आलोचना करना ही है, इनको हमारा जो हीरो है ना उसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए इनको जब भी वो कुछ बोलता है उसकी निंदा करने लगते हैं। ये परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वाकई हम सरकार के ऊपर नज़र रखने के साथ साथ मोदी विरोधी भी कुछ हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। और उस मोदी विरोध के चक्कर में हम मोदी को ही फ़ायदा पहुंचा देते हैं, ऐसा भी हम करते हैं। हाल का जो हीरोइन की बरामदगी का केस है अडानी के एयरपोर्ट पे, उस केस में हमने यही गलती की है। आज मैं आपको, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफ़ी बातें आपको बताई थी। आज उसी को आगे ले जाते हुए मैं बड़े साफ साफ ये बताऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी और अडानी के चक्कर में सरकार बच गई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सबसे नीचे, उसको निकाल कर उसके ज़रिए भुगतान कर दें। जहां वीडियो ख़त्म होता है वहाँ एक बारकोड बना होता है, उसको स्कैन करके भी आप किसी भी एप्लीकेशन से भुगतान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी हाजिर हुआ। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारे भारत की, जिसमें इस हीरोइन की खपत होने वाली थी। मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है, NCRB का कोई डाटा भी ऐसा नहीं है जो हाल का जारी हुआ हो। और जो रिपोर्ट है मेरे पास वो एक एम्स की रिपोर्ट है, और वो एम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत की स्थिति नशे के मामले में बेहद भयावह है। साल दर साल, हर साल किसी की भी सरकार हो, भारत में हेरोइन की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। हीरोइन को इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। ये इसके बावजूद हो रहा है कि भारत में कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है उस पर भी मैं आऊँगा, आपको बताऊँगा। पहले मैं बता दूँ कि एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। उसका कहना है कि हीरोइन ड्रग्स के इस्तेमाल में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और पहले 0.2% लोग 2004 में सिर्फ 0.2% लोग हेरोइन का इस्तेमाल करते थे। 2019 आते आते ये आंकड़ा 1.14% का हो गया। यानी 1.1 करोड़ 30 लाख लोग भारत में, 1 करोड़ 30 लाख लोग, एम्स की स्टडी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा से, हमारे जैसे लोग, आम लोग जो इस सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई हीरोइन जो है वो बहुत बड़ा कारोबार है, कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ है और वो हम लोगों को पता नहीं चलने वाली। और भारत बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, यहाँ पे वो नशे वशे की तस्करी उस तरह से नहीं हो सकती जैसे दूसरे देशों में होती है, जैसे अफ़गानिस्तान में होती है, जैसे पाकिस्तान में होती है, जैसे ईरान में होती है। ये तीनों कुख्यात हैं अफ़ीम से हीरोइन बनाने के लिए और उसको दूसरे देशों में भेजने के लिए। अमेरिका इतने समय वहाँ पर अपनी फ़ौज लेके बैठा रहा, क्यों नहीं रुकी? ये भी एक अपने आप में सोचने का मसाला है। खोपड़ी में थोड़ा सा हम लोग के हलचल पैदा करता है कि भाई अगर वहाँ अमेरिका बैठा रहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, साउथ अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की अंधाधुंध खेती हो रही है, वहाँ पे संस्करण भी हो रहा है, उसका प्रसंस्करण। अगर उसका प्रसंस्करण नहीं हो रहा होता तो इतनी सारी भारत कैसे आ जाती है अफ़गानिस्तान से? यानी जब अनरेस्ट चल रहा था, जब अफ़गानिस्तान में युद्ध चल रहा था, घमासान चल रहा था, बम फेंक रहे थे, ड्रोन चल रहे थे, तब भी अफ़ीम का कारोबार यथावत चल रहा था। अफ़ीम
भारत भी आ रही थी तो दूसरे देश भी जा रही होगी। और ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान अफ़ीम का और हेरोइन का इतना बड़ा उत्पादक है कि उसने एक बार दुनिया में इतनी सप्लाई कर दी कि दुनिया में हेरोइन का रेट काफ़ी गिर गया था। ये भी खबरें हमने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं। अब सवाल इस बात का है कि इसको रोका कैसे जाएगा भारत में। आप कहेंगे दिल्ली पुलिस को तो पता नहीं चलेगा, कैसे रोका जाएगा जी। आप कोई कहेगा यूपी पुलिस को कैसे पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, भारत में एक मजबूत व्यवस्था बनी हुई है। वो व्यवस्था क्या है? भारत में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और वो ये पता लगाता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ नशे की खपत हो रही है और भारत में नशे के कारोबार को रोकना और भारत का जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इसको लेके उसको पूरा करना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जिम्मेदारी है। पूरी की पूरी ट्रैफिकिंग पे नज़र रखे, पूरे हिंदुस्तान में कितनी खेप आ रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ कहाँ तस्कर सक्रिय हैं। करोड़ों रुपया सोर्स मनी के नाम पे इस संस्था को मिलता है। सोर्स मनी वो मनी होती है जो मुखबिरों को पैसा दिया जाता है और उसका कोई हिसाब रसीद नहीं होती है। ये नहीं होता कि मुखबिर राधे लाल को 5,000 रुपये दिए तो उससे साइन करा लिया नीचे वाउचर पे, क्योंकि वो तो उस आदमी की तो आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। इतना सारा पैसा इनके पास आता है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक ऐसी संस्था है जो आरटीआई के दायरे से बाहर है। अगर आप आरटीआई के ज़रिए उसका खर्चा तो क्या किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहेंगे तो वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। और ये इतना महान जो संस्था है, ये वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो गांजे की 2-2 पुड़ियाँ पकड़ रहा था पिछले दिनों। फिल्म अभिनेताओं को उठा उठा के पूछताछ कर रहा था, उनका नाम अखबारों में छपवा रहा था, फिर उनको धीरे से जांच से निकाल दे रहा था। वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जिसका काम नारकोटिक्स को कंट्रोल करना भी है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो इंचार्ज है, जो सीमाएं हैं राजस्थान और दूसरी जगहों से, वहाँ पे जो बीएसएफ है उसका बॉस और एनसीबी का बॉस मोदी सरकार ने एक ही आदमी को बना दिया था। अब वो बॉर्डर पे तस्करी रोकना और बॉर्डर के अंदर इस सब पे नज़र रखना, ये दोनों काम राज्य सरकारों से भी कोऑर्डिनेट करता है। इनसे भी एक ही एजेंसी को दे दिया गया था। कल मैंने आपको बता दिया था वो कौन आदमी था। अब अगर इससे आप आगे बढ़ें तो हमारे पास में एक और संस्था है जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करती है और उस संस्था का नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। ये एपेक्स बॉडी है जो पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, तस्करी और दूसरी चीज़ें होती है, उन सब पे नज़र रखती है, उनका ख्याल रखती है और ये देखती है कि वो कहाँ कौन आर्थिक घपला हो रहा है। तो अगर आपका एनसीबी को नारकोटिक्स के आने जाने और इतनी हीरोइन की जो लगातार खपत हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उस पर नज़र रखनी थी, तो ये जो संस्था थी इसको इस बात पे नज़र रखनी थी कि पैसा हवाला के ज़रिए बाहर तो नहीं जा रहा, ये पैसा वहाँ कैसे पहुँच रहा है, वहाँ से कैसे आ रहा है। उस हवाला लेन देन को रोकने के लिए इस संस्थान की ज़रूरत है और ये वहाँ पे है। इसके अलावा आपके पास में एक और संस्था है, चूँकि ये मामला आतंकवादियों से जुड़ा है। जब मुंबई में जब आपने देखा था कि वो ताज होटल में अजमल कसाब और बहुत सारे दूसरे लोग घुस गए थे आतंकवादी और उन्होंने पूरी मुंबई में तबाही मचाई थी, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, एक ऐसी संस्था बनाई जो सारी की सारी राज्य की एजेंसीज जिनका कोऑर्डिनेशन का काम, क्योंकि कानून व्यवस्था संविधान में राज्य का विषय है, उनके बीच में तालमेल करे और आतंकवादी गतिविधियों पे बगैर राज्य की अनुमति के छापे मार सके और जांच कर सके। इस संस्था का काम था और इसका काम है भारत में शुद्ध रूप से आतंकवाद को रोकना। तो एनआईए बनाई गई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। एनआईए क्या काम करती है? वो उसका काम है आतंकवाद को रोकना। आतंकवाद को रोकने का मतलब ये है कि ये अफ़गानिस्तान और ये सारी चीज़ों से जो अफ़ीम के कारोबार, दूसरी चीज़ें और यहाँ हवाला से जो पैसा जा रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो लगातार गुजरात के बॉर्डर से वो आ रही हैं ड्रग्स और उनको पकड़ी भी जा रही हैं और वो पकड़ी भी कैसे जा रही हैं, ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्रालय की संस्थाएं जो सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मंत्रालय है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी वाला, उससे जुड़ी हुई संस्थाओं का रोल इसमें क्या है।
अब निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके अंडर में आती है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिनका प्राइमरीली काम जो है वो ये देखना है कि जो पैसा है उसको लेकर कहीं कोई खेल तो नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से स्मगलिंग, क्योंकि बाहर से माल आया, कस्टम ड्यूटी की चोरी हो गई, कुछ हो गया। अब जैसे पुरातत्व की चीज़ें हैं, कोई चुरा के यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, स्मगलिंग करके ले जा रहा है, उसका खेल। जानवरों की खालें, वन्य जीव प्रोडक्ट वगैरह हैं, इसके लिए भी एक इंटेलिजेंस है। वन्य जीवों के शिकार के लिए भी एक नेशनल लेवल पे एक्सक्लूसिव फोर्स बनी हुई है। तो डीआरआई का काम उसको भी देखना है। डीआरआई को वो सारे काम देखने हैं जिसके कारण रेवेन्यू लॉसेस ना हो रहे हों, और वो ख़ास तौर पे आयात निर्यात की चीज़ों पे भी नज़र रखती है ताकि देश को टैक्स का नुकसान ना हो। उसी बीच में एक ये ड्रग्स का भी धंधा शामिल है जिस पे भी नज़र उसको रखनी होती है। उस डीआरआई ने एक छोटा कंसाइनमेंट पकड़ा, उस कंसाइनमेंट वालों से पूछताछ हुई और उसको उसी की उसी समय मीडिया को बता दिया। जब पकड़ा तो भी नहीं सोचा होगा कि इनके पास जो है वो इतनी सारी निकलेगी, और जब वो निकल गई उसके बाद में फर्दर पूछताछ हुई तो तब भी उन्होंने नहीं सोचा हुआ कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट निकल आएगा। और उस अनजाने में ये सारी चीज़ पब्लिक हो गई, ऐसा मुझे लगता है, वरना इसको दूसरे तरीके से शायद ये सामने आती, क्योंकि जो हालात हैं उनके हिसाब से मामला कुछ गड़बड़ है। अब बरामद हो गई है हीरोइन, तो क्या करें? आप गृह मंत्रालय को दोष देंगे कि उसकी संस्थाएं सोती रह गईं और वित्त मंत्रालय वाले ने पकड़ लिया? है किसी की हिम्मत इस सिस्टम में? कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोलेगा, मीडिया तो वैसे भी नहीं बोलेगा, उसके बाद तो शाम को फ़ोन आ जाता है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? आपको एक मुर्गा चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट पे हेरोइन, देखिए बड़ी मैं ईमानदार बात कर रहा हूँ, मैं अडानी का, आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मैं प्रशंसक नहीं हूँ। मैं वीडियो ऐसा बना के डाल चुका हूँ जिसमें कि अडानी भाग जाए तो देश को क्या होगा, मैंने सवाल पूछा था, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद बहुत सारे कर्जे हैं। तो मुर्गा कौन हो भाई? अडानी के पोर्ट पे पकड़ा गया, अगर ये गुनाह है तो इससे पहले जब ये अडानी का पोर्ट नहीं बना था तब हिंदुस्तान के जितने भी पोर्ट थे उन सब पे ही पकड़ी जाती थी। तो क्या पोर्ट जिम्मेदार होता था क्या? भाई आपका एक जगह है जहाँ पे माल रखा जाता है, जहाँ से जाता है, और वहाँ पे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन मैं फिर उसको निर्दोष नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे समझिए कि आप जो है इन सारे लोगों को जिनका काम था, इतने बड़े लेवल पे ड्रग का ऑपरेशन हिंदुस्तान में चल रहा है, हवाला से पैसा जा रहा है, अंधाधुंध ड्रग्स हिंदुस्तान में आ रही हैं, पूरे जो ट्रायंगल है, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, वहाँ से आ रही हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही हैं क्योंकि अब ज़रूरत से ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब बाहर भी जा रही हैं, पूरी स्मगलिंग हो रही है, और ये सारे लोग सो रहे हैं। और अगर कोई ये सवाल ना पूछ ले तो आप अडानी को बीच में डाल दो। अडानी को बीच में डालने का एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि अडानी साहब बहुत दिनों से थोड़ा सा उड़ रहे हैं। अडानी साहब ने पिछले दिनों कह दिया कि कोविड का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ है भारत में। ये सब बातें जो हैं बर्दाश्त थोड़ी वो कर सकता है कोई बड़ा आदमी, कि कोई ऐसे बोल देगा उसके बारे में। हमारे जैसे चिरकुट बोले चल जा रहे हैं, अडानी जैसा आदमी बोल जाए, दोस्त होते हुए इस तरह की बात कर जाए। खैर, तो अब जो है ये पूरा सिनेरियो जब आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मैं अगर इसकी खबर बनाऊँ तो मैं इसकी खबर बनाऊँगा कि भारत का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गया, भारत का पूरा नारकोटिक्स मैनेजमेंट फेल हो गया, भारत की सारी रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो संस्थाएं थी हवाला चेक करने वाली, वो फेल हो गई। अंधाधुंध पैसा भारत से बाहर जा रहा है। भाई ऐसा एक बात तो मान के चलिए कि जो हेरोइन का कारोबार है उसका चेक काट के तो पैसा जाएगा नहीं, बैंक में ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, वो तो हवाला से ही होगा। तो भारत का अंधाधुंध पैसा बाहर जा रहा है, और सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, खबर तो ये बनेगी। अडानी क्या कर रहा है ये खबर बनाना मुझे थोड़ा सा अखरा, इसलिए मैंने कुछ बातें ऐसी कह दी। मेरा कोई अडानी साहब के लिए बिल्कुल भी बहुत भले आदमी है वो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, भले हैं भी नहीं वो। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए UPI ID है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।